चैप्टर्स 1321, 1322, 1323, 1324 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1321 इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर भरोसे के लायक नहीं। मून फेस्टिवल तो बीत गया, लेकिन फांग युआन अभी भी बाहर ही घूम रहा था। उसने खुद से आगे बढ़कर कियाओ सीलियू से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मून फेस्टिवल के दौरान उसके एटीट्यूड से वो गुस्सा थी, लेकिन अपने क्लैन के ऑर्डर्स की वजह से वो फांग युआन को माना नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। वू क्लैन का वू यी है और कियाओ क्लैन की कियाओ सीलियू काफी क्लोज हैं और अक्सर सीनिक स्पॉट्स पर घूमने जाते हैं। चाहे वो वू यी है हो, वू योंग का भाई, या फिर कियाओ सीलियू, सदर्न बॉर्डर की 3 महान परियों में से एक। इसमें कोई शक नहीं था कि वो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में फेमस लोग थे। उनके इस मेल जोल से जल्द ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जहां कियाओ सीलियू के दीवाने गुस्से से जल रहे थे, वहीं उन्हें यह मानना पड़ा कि वू यी है एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग राइवल था। सब कुछ भूल भी जाओ तो सिर्फ वू क्लैन और कियाओ क्लैन के रिश्तों के बेसिस पर हाई वू यी है के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फैंग युआन इस मामले में थोड़ा लाचार सा था। असल में वो फेमस नहीं होना चाहता था। वू यी है की आइडेंटिटी को लो प्रोफाइल रखना ही बेहतर था। अफसोस की हालत उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई। कियाओ सीलियू की वजह से सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में फैंग युआन का फेम आसमान छूने लगा। इस सिचुएशन का असर जल्द हाई फैंग युआन पर दिखने लगा। अस पर होने वाले डिडक्शन के अटेम्प्ट्स, जो अभी कम होने के साइनस दिखा ही रहे थे, तेजी से बढ़ गए और अब तो लगभग रोज का काम हो गए थे। सिर्फ डार्क लिमिट इमॉर्टल गू से इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। फैंग युआन को अक्सर अपना एपर्चर नीचे रखना पड़ता और अपने सॉवरेन ब्लेस्ड लैंड के अंदर छुपना पड़ता। इमॉर्टल एपर्चर एक अलग ही दुनिया थी, बाहर से बिल्कुल अलग थलग। जब तक फैंग युआन कोई अहम क्लू नहीं देता, अस पर डिडक्शन करना बेहद मुश्किल हो जाता। जब तक कि किसी के पास कनेक्ट लक जैसे क्लूज ना हो या ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। खुशकिस्मती से फैंग युआन अपने अपर्चर को बार बार नीचे रखने का इस्तेमाल हेवन एंड अर्थ की को अब्जॉर्ब करने के लिए कर सकता था। ऊपर से रिवर्स फ्लो रिवर के साथ हेवन एंड अर्थ की का कंजम्पशन सच में बहुत ज्यादा था। एपर्चर रखने के अलावा फैंग युआन को कियाओ सीलियू को भी संभालना था और साथ हाई वू क्लैन के चैनल्स का इस्तेमाल करके लुओ म्यूजी और लू फेई के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालनी थी। अभी उसके लिए कोई मूव करने का सही वक्त नहीं था। अपने दुश्मन और खुद को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। गू इमॉर्टल्स के पास अनोखे और रहस्यमय तरीके होते थे। जरा सी लापरवाही से कोई भी मिशन पूरा करते वक्त बुरी तरह फेल हो सकता था। जैसे कि फैंग युआन ने रिवर्स फ्लो रिवर के साथ रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के हमले को भी झेल लिया था। स्नोई माउंटेन की लड़ाई से पहले कौन ऐसे रिजल्ट की कल्पना कर सकता था? फैंग युआन हमेशा सतर्क रहता था। भले ही उसके पास लुओ म्यूजी और लू फेई की जाने लेने का प्लान था, वो प्लान तभी शुरू करता जब वो उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लेता। उसके बाद वो ताकत जमा करता ताकि जब मौका मिले वो तुरंत एक ही बार में काम तमाम कर दे। सिर्फ तभी रिस्क सबसे कम होता और ये उसके अपने फायदे के लिए सबसे बेहतर था। शेर भी खरगोश का शिकार करते वक्त अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तो लुंगफी और लुओ म्यूजी तो खुद भी कमजोर नहीं थे। ऐसे ही आधा महीना गुजर गया। इस दिन वू योंग ने फैंग युआन को बुलवाया। भाई, मेरे पास यहां कुछ काम है, इनमें से एक चुन लो। वू योंग ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे कहा। भाई, आप बताइए, क्लैन के लिए काम करना मेरा फर्ज है। फैंग युआन ने शांति से जवाब दिया। एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू वू योंग की आस्तीन से निकलकर फैंग युआन के पास आया। फैंग युआन ने एक नजर डाली और देखा कि असगू में 3 काम अराज थे। पहला काम शैनमिंग माउंटेन से जुदा था। हाल ही में किसी ने पता लगाया था कि शैनमिंग माउंटेन की गहराइयों में एक जंगली इमॉर्टल गू की ऑरा महसूस हो रही थी। इस खबर ने पहले ही बहुत से अकेले इमॉर्टल्स को वहां जाने के लिए अट्रैक्ट कर लिया था। सबसे जरूरी बात, यांग क्लैन, जो एक सुपर फोर्स है, उसने भी अपने सदस्यों को हरेक में ला दिया था। अगर ये खबर सच निकली तो उन्हें एक इमॉर्टल गू मिल सकता था, जो किसी भी सुपर फोर्स के लिए अपने फाउंडेशन को मजबूत करने वाली एक खुशी की बात थी। वू क्लैन नेचुरली ऐसे अच्छे मौके को हाथ से जाने नहीं देता। फिलहाल वू क्लैन की हालत नॉर्मल थी, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। वू योंग के नेतृत्व में क्लैन अब संभाल चुका था। ऊपर से शैनमिंग माउंटेन वू क्लैन के इलाके के पास था। भले ही वो वू क्लैन के इलाके में नहीं था, लेकिन उसकी सीमा उससे लगती थी। अगर वू क्लैन इस काम के लिए अपने गू इमॉर्टल्स को नहीं भेजता, तो दूसरे सुपर फोर्सेस शायद सोचते कि वू क्लैन कमजोर पड़ गया है। इसलिए
वू योंग ने जानबूझकर ये शामिल किया। अगर वो जंगली इमोर्टल गू को हासिल ना कर पाए तो उस नाश्त कर देना है और यांग क्लैन के हाथ नहीं लगने देना है। दूसरा काम यह था कि रेड ड्रैगन रिवर का पानी का लेवल हाल ही में तेजी से बढ़ रहा था। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे बहुत बड़ी बाढ़ आने का खतरा था। अगर बाढ़ आती तो आसपास के जीव जंतुओं के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा होता। रिसोर्सेज खत्म हो जाते और आसपास का माहौल तक बदल सकता था। रेड ड्रैगन रिवर के पास के सुपर फोर्सेज इस पर गहरी नजर रखे हुए थे। रेड ड्रैगन रिवर का एक हिस्सा कियाओ क्लैन और वू क्लैन के इलाके से होकर गुजरता था। उन्हें हालत का जायजा लेने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल करके एक बड़ी बात को रोकने की कोशिश करने के लिए गू इमोर्टल्स को भेजना था। जहां तक तीसरे काम की बात है, ये क्लैन के दूसरे सुप्रीम एल्डर अपने 1200वें जन्मदिन पर एक दावत दे रहे थे। वू क्लैन को क्लैन की तरफ से दावत में शामिल होने और जन्मदिन का तोहफा देने के लिए एक गू इमोर्टल भेजना था। ये क्लैन एक शक्तिशाली क्लैन था। उनका हेडक्वार्टर्स लिंची माउंटेन में था, जो सदर्न बॉर्डर के उत्तर पूर्वी कोने में था और ईस्टर्न सी के सबसे करीब था। असल में ये क्लैन के ईस्टर्न सी से हर तरह के गहरी रिश्ते थे। जहां तक वू क्लैन की बात है, वो सदर्न बॉर्डर के दक्षिण पश्चिम इलाके में था। भले ही वो दक्षिण पश्चिम कोने में नहीं था, लेकिन सारे सुपर फोर्सेस में से वो सबसे ज्यादा दक्षिण में था। ऐसी लोकेशंस ने यह तय किया था कि ये क्लैन और वू क्लैन के बीच के रिश्ते हमेशा एक अच्छे लेवल पर बने रहे। दूर के दुश्मन से दोस्ती करो और पास वालों पर हमला करो। ये सिर्फ सुपर फोर्सेस की राजनीति और डिप्लोमेसी पर ही लागू नहीं होता, ये एक बुनियादी सिद्धांत था। भले ही कई क्लैन्स वू क्लैन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, ये क्लैन ने इसमें कभी हिस्सा नहीं लिया था। इस रिश्ते की परत को बनाए रखने के लिए वू क्लैन को ये क्लैन के दूसरे सुप्रीम एल्डर की दावत में बढ़ाई देने के लिए एक गू इमोर्टल भेजना है था। क्या सोचते हो, फैसला कर लिया? थोड़ी देर बाद वू योंग ने पूछा। फैंग युआन ने सर हिलाया। मैंने सोच लिया है और मैं दूसरा काम चुनता हूं। मेरी बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। शैनमिंग माउंटेन जाना मतलब शायद यांग क्लैन के गू इमोर्टल से लड़ना पड़ेगा। यांग क्लैन सोल पाथ में स्पेशलाइज्ड है, जबकि नियस पाथ से डील करने में उतना अच्छा नहीं हूं। तो फिर तीसरा काम क्यों नहीं चुना? वू योंग मुस्कुराया। असल में तुम्हारा स्टेटस इस काम के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ये क्लैन में तुम्हारा बहुत गर्माजोशी से स्वागत किया जाएगा। फैंग युआन ने सर हिलाकर एक कड़वी मुस्कान दी। भाई, मुझे माफ कर दो। भले ही वो जन्मदिन की दावत है, वहां दूसरे सुपर फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जरूर होंगे। हमारे वो क्लैन की अभी की हालत देखते हुए अगर मैं दावत में जाता हूं तो दूसरे गू इमोर्टल्स जरूर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मैं उन सब से अकेले नहीं निपट पाऊंगा। मेरी अपनी बेइज्जती तो कुछ नहीं, लेकिन सबसे जरूरी, मैं वू क्लैन का नाम मिट्टी में मिला दूंगा। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। वू योंग हंसा। जब तुमने सब कुछ सोच ही लिया है तो मेरा जिद करना ठीक नहीं होगा। तो फिर तुम्हारे फैसले के हिसाब से ही करते हैं। भाई, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं इजाजत लेता हूं। जाओ जाओ। वू योंग ने हाथ हिलाया। फैंग युआन मुड़ा, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो वू योंग ने पूछा, अरे हाँ, तुम निकलने कब वाले हो? फैंग युआन मुड़ा, दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, अगर रेड ड्रैगन रिवर का पानी बहकार आफत बन गया तो इससे बेशुमार जिंदगियों को तकलीफ होगी। मैं इतने जरूरी मामले में देरी नहीं कर सकता। मैं बस अपना सामान पैक करके थोड़ी ही देर में निकल जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। ये मामला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसे ठीक से संभालना होगा। वू योंग को फैंग युआन पर पूरा भरोसा लग रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फैंग युआन ने गंभीरता से विश्वास दिलाया, फिर मुड़ा और चला गया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके जाने के बाद वू योंग के चेहरे से मुस्कान और विश्वास धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह एक उदासी ने ले ली थी। कामयाब। फैंग युआन का दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसा उसने वू योंग से कहा था, उसने कुछ सामान पैक किया और तुरंत उत्तर की तरफ निकल पड़ा। वो तेजी से अपने रास्ते पर बढ़ रहा था, लेकिन जब वो अभी येलो ड्रैगन रिवर के ऊपर से ही उड़ा था, गू इमोर्टल वू एफए ने यूज आवाज देकर रोका। लॉर्ड वू ये है, कृपया धीरे हो जाइए, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की तरफ से नए ऑर्डर्स हैं। फैंग युआन अंदर हाई अंडर हैज रहा था, लो आ गया। लेकिन ऊपर से उसने एक हैरान चेहरा बनाया। वो हवा में रुका और तेजी से आ रहे वू एफए से पूछा, एल्डर वू एफए, क्या बात है? ओह। वू एफए ने एक गहरी सांस ली। उसका बूढ़ा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सही कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। सुपर गू फॉर्मेशन वाली जगह पर एक हादसा हो गया है।
बा क्लैन हमारे क्लैन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एल्डर वू भी, जो वहां तैनात जख्मी हो गए हैं और हालत संभालने में असमर्थ हैं। लॉर्ड, क्या आप वापस वहां नहीं जाना चाहते थे? मौका आ गया है। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने इस बारे में सोचा और फैसला किया है कि एल्डर वू बेई की जगह आपको भेजा जाएगा ताकि एल्डर वू बेई आराम करने के लिए वापस आ सके। लॉर्ड वू यी है, आप वापस सुपर गू फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे। फैंग युआन ने गहरी चिंता जताई, जैसे उस अचानक से झटका लगा हो। ये कैसे हो सकता है? अभी भी। ये कहते हुए उसने अनजाने में उत्तर पश्चिम की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन रेड ड्रैगन रिवर का मामला भी काफी गंभीर है, उस जल्दी से सुलझाना होगा। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने इस मामले के लिए सही इंतजाम कर लिए हैं। लॉर्ड वू यी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड, आपको जल्दी जाकर वहां की सिचुएशन संभालनी होगी। ये एक लेटर गू है जो लॉर्ड वू योंग ने खुद आपके लिए भेजा है। आप सीधे ये टियन माउंटेन जा सकते हैं, वू क्लैन वापस आने की जरूरत नहीं है। वू एफए ने यह कहते हुए एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू फैंग युआन को पकड़ा दिया। फैंग युआन ने लेटर गू लिया और तुरंत अपनी चेतना से यूज स्कैन किया। लेटर गू के अंदर नेचुरल रूप से वू योंग की आवाज थी, जिसमें कहा गया था कि जायंट ड्रीम रेल्म की तरफ एक गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है और फैंग युआन को तुरंत वहां जाना होगा। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। लगता है मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कृपया जल्दी कीजिए, लॉर्ड वू यी है। एल्डर वू एफए परेशान लग रहा था। फैंग युआन ने सर हिलाया, एक बार फिर उत्तर पश्चिम की तरफ देखा और फिर मुड़कर उत्तर पूरब की तरफ उठ गया। एल्डर वू एफए फैंग युआन को तब तक देखता रहा जब तक वो आसमान में ओझल नहीं हो गया। फिर उसने उत्तर पश्चिम की तरफ देखकर एक ताना मारा। सब जानते थे कि उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ था, डापेंग माउंटेन, जो कि याओ क्लैन का मेन हेडक्वार्टर्स था। एल्डर वू एफए वू क्लैन के वू यी माउंटेन वापस लौटा और वू योंग को रिपोर्ट किया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, काम हो गया है, लॉर्ड वू यी है सुपर गू फॉर्मेशन की तरफ निकल चुके हैं। वू योंग इस वक्त स्टडी में था। वो सीधा खड़ा था, उसके हाथ में एक ब्रश था जो एक कागज पर जोर जोर से चल रहा था। उसने वू एफए को देखकर हल्का सा सर हिलाया और अचानक अपनी हरकत रोक दी। कागज पर 5 बड़े शब्द लिखे द इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर भरोसे के लायक नहीं। बहुत पहले, जब मैं अभी भी छोटा था, माँ ने मुझसे कियाओ क्लैन के बारे में मेरी राय पूछी थी। मैंने इन्हीं 5 शब्दों में जवाब दिया था। मुझे माँ की मुस्कान अभी भी साफ याद है। वू योंग ने आहें भरी। अफसोस की बात है कि मेरा भाई ये समझ नहीं पाया। चैप्टर 1322 राइचस पाथ की मजबूरियां सदर्न बॉर्डर, यी टियन माउंटेन के स्थान पर, सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर। वुएन, वू लियाओ, लॉर्ड वू यी है को प्रणाम करते हैं। सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर, वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स, वू लियाओ और वुएन ने फैंग युआन को सम्मान से सलाम किया। फैंग युआन ने सर हिलाया, बैठो और बताओ क्या हुआ। एल्डर वू बेई को सच में इतनी गहरी चोटें कैसे लगी? वू लियाओ और वुएन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वू लियाओ शांत रहा, उसने वुएन को, जो बोलने में माहिर था, रिपोर्ट करने दिया। लॉर्ड, हुआ ये कि पहले से ही बा क्लैन वू क्लैन के खिलाफ कुछ करने के लिए उतावला था, और जब वू क्लैन हर तरह की मुश्किलों में फंस गया, तो बा क्लैन को यहां लीड कर रहे गू इमॉर्टल ओल्ड ट्रीमन बाद ने वू क्लैन के खिलाफ चाल चल दी। बाद ने काफी पहले से ही साजिश रच राखी थी, और जब उसने हमला किया तो वो इतना चौंकाने वाला था कि उसने वू क्लैन को एक पैसिव सिचुएशन में डाल दिया। वू क्लैन नेचुरली चुपचाप बैठने वाला नहीं था, वो भी आगे बढ़ा, लेकिन बाडे ने उसके खिलाफ साजिश रची और उस मजबूरन उसके साथ एक मुकाबला करना पड़ा। मुकाबल का नतीजा नेचुरली बा क्लैन की जीत और वू क्लैन की हार थी। बस हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड वू बेई की चोटें इतनी गंभीर होंगी। हालांकि लॉर्ड वू भी मुकाबल में हार गए थे, लेकिन उनका रौब अभी भी कायम था। हाँ, भले ही वो बाद से हार गए, लॉर्ड वू भी फिर भी कियाओ क्लैन और दूसरे क्लान्स के गू इमॉर्टल्स के साथ गुप्त चर्चा में शामिल हो पाए थे। हम सबने सोचा था कि उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं। जब वुएन ने अपनी बात खत्म की, वू लियाओ ने भी 2-4 बातें जोड़ी। फैंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव द मेन सिचुएशन समझ गया हूं, वो बेई जा चुका है और अब मैं यहां हूं। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। दुश्मन नहीं हिलेगा तो हम भी नहीं हिलेंगे। जी, लॉर्ड, वू लियाओ और वुएन ने तुरंत जवाब दिया। वो ऐसे कमांड से हैरान नहीं थे। जहां तक दूसरों की बात थी, वो ये है कि बैटल स्ट्रेंथ बाद से कैसे कंपेयर की जा सकती थी। हालांकि वू ये ने हाल ही में थोड़ी सुर्खियां बटोरी थीं। शिया फेई क्वाई के खिलाफ उसकी जीत सिर्फ एक मुकाबल में थी, ऊपर से नियम भी उसने ही तय किए थे।
भले ही उसने माउंट स्नेल पर हुए विवाद को सुलझा दिया था, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान उसने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था और मामला माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर के साथ बातचीत से सुलझाया गया था। आखिर में कियाओ सीलियू के साथ जो अफवाहें थी उनमें एक नाजायज प्यार का एहसास था और इससे दूसरों के मन में उसके लिए इज्जत पैदा नहीं होती। अगर कुछ नहीं है तो तुम दोनों जा सकते हो। मैं यहां जल्दी में आया हूं, मैं थोड़ा थक गया हूं। फैंग युआन ने हाथ हिलाया। वू लियाओ तुरंत इजाजत लेकर चला गया, लेकिन वुअन हिचकिचाया और धीरे से बोला, लॉर्ड, एक बात है जो मुझे रिपोर्ट करनी है। बोलो। फैंग युआन पहले से जानता था कि वुअन क्या रिपोर्ट करना चाहता है। जैसा सोचा था, वुअन की बातें फैंग युआन की उम्मीद से अलग नहीं थीं। ये मामला ड्रीम रन बिजनेस से जुदा था जिसमें वू क्लैन और दूसरे सुपर क्लैंस शामिल थे। सिचुएशन अभी तनावपूर्ण है, दूसरे क्लान्स भी चिंतित और डरे हुए हैं। क्या हमें इस बिजनेस को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए? वुअन ने चिंता से पूछा। फैंग युआन एक पल के लिए चुप रहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। जी, लॉर्ड। वुअन के चेहरे पर खुशी की एक झलक आई जब वो झुककर चला गया। जब तक ये ड्रीम रन का बिजनेस चलता रहेगा, वुअन इससे फायदा कमाता रहेगा। वो खुश क्यों ना हो? भले ही मामला बिगड़ जाए और बा क्लैन इस बिजनेस का पर्दाफाश कर दे, वुअन की जिम्मेदारी फिर भी बहुत कम होगी, क्योंकि उसके सुपीरियर फैंग युआन ने बिजनेस को पहले की तरह चलने की इजाजत दी थी। फैंग युआन को वुअन के विचारों का साफ साफ अंदाजा था। वो मन ही मन मुस्कुराया। यह वुअन बस दूर की नहीं सोचता। ये सच था कि वू क्लैन की हालत इस वक्त ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अभी भी सदर्न बॉर्डर का नंबर 1 क्लैन था। बाद बहुत चतुर था। भले ही उसने हमला किया, उसने इस ड्रीम रन बिजनेस को टारगेट नहीं किया। वो अपनी हद जानता था, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ वो क्लैन हाई नहीं, बल्कि दूसरे क्लान्स भी उठा रहे थे। अगर उसने इस बिजनेस पर हाथ डाला होता तो इससे दूसरे क्लान्स की दुश्मनी मोल लेनी पड़ती, जो फिर इस आम दुश्मन से निपटने के लिए वो क्लैन के साथ मिल जाते। पूरे सदर्न बॉर्डर की सिचुएशन को साफ साफ समझने की वजह से ही उसने इस कमजोरी को मुश्किल पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अगर वो अभी इसका इस्तेमाल करता तो इस समय नतीजे उतने अच्छे नहीं मिलते। अगर भविष्य में किसी दिन वू क्लैन की इज्जत सच में मिट्टी में मिल जाती, तब ये मौका होता आग में घी डालने का। बादर ने ये बात साफ साफ देख ली थी, और फैंग युआन ने भी। दुनिया के मामले शतरंज के खेल की तरह होते हैं। सबसे अच्छे शतरंज के खिलाड़ी हमेशा अपने आगे के मूव्स प्लान करते हैं, जानते हैं कि कौन सी चाल कब चलनी है और कौन से मोहरे से सबसे बेहतर नतीजा मिलेगा। इसलिए ड्रीम रन का बिजनेस चलता रह सकता था। असल में बाडे हमला करेगा या नहीं, इसका फैसला इस बिजनेस पर नहीं, बल्कि वो क्लैन पर निर्भर करता था। दुनिया के मामले अक्सर इतने अजीब होते हैं। कई मामलों के निर्धारक कारण खुद वो मामले नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसा होता है जो उनके बाहर होता है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अनजाने में वू क्लैन की दिशा में देखा। वू योंग भले हाई एक रैंक 8 गू इमोर्टल था, लेकिन फिर भी फैंग युआन ने उस अपनी साजिश में फंसा लिया, क्योंकि ये कल्टीवेशन और बैटल स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं था, बल्कि अनुभव और तरीकों का था। फैंग युआन का कियाओ सीलियू के पास खुद से जाना नेचुरली कियाओ सीलियू के लिए नहीं था, बल्कि किसी और चीज के लिए था, और वो था जायंट ड्रीम रेल्म में वापस लौटना। वू योंग वू यीहे के लालच को सह सकता था, लेकिन वो वू यीहे को अथॉरिटी के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकता था। ये एक अपेक्षित सिचुएशन थी। इसका बीज वू डूजू के गुजरने से पहले ही बो दिया गया था। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द ये थे कि वो अपना इमोर्टल गू वू यीहे को देना चाहती थी। वू यीहे का खून और उसकी पहचान पहले ही मंजूर हो चुकी थी। जैसे हाईयूज थोड़ी अथॉरिटी मिलती, वो वू योंग के शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। जैसे जब वू डूजू सत्ता में थी, वो कियाओ क्लैन से सतर्क और सावधान रहती थी। वू क्लैन के अंदर वू योंग डू खतरों से सावधान था। कियाओ क्लैन और वू ये है अभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि वो एक हो जाएंगे। ये बात वू योंग को कैसे सतर्क नहीं करती? पहले जब वू ये है वू क्लैन में शामिल हुआ था, कियाओ क्लैन ने वू क्लैन के अंदर अपने एजेंट को हरेक में ला दिया था, जो अचानक से वू क्लैन का तीसरा सुप्रीम एल्डर निकला। कई समझदार लोग इससे डर गए थे, तो वू योंग कैसे सावधान ना रहता? और अब ऐसा लग रहा था कि वो ये है कियाओ क्लैन के साथ मिलकर काम करने वाला है। वू योंग पहले ही कोई कदम कैसे ना उठाता? वू योंग की कार्रवाई काफी असाधारण थी।
उसने सीधे नहीं पूछा कि क्या फैंग युआन अभी भी जायंट ड्रीम रेल्म में वापस जाना चाहता है। उसने फैंग युआन को 3 विकल्प दिए, शानमिंग माउंटेन, रेड ड्रैगन रिवर और ये क्लैन की दावत। इन 3 विकल्पों के पीछे गहरा मतलब था। पहला काम, शानमिंग माउंटेन, नेचुरली सबसे ज्यादा तीव्र काम था। वहां विवाद होना तय था क्योंकि मामला एक जंगली इमॉर्टल गू का था। अगर फैंग युआन ये काम चुनता तो इससे पता चलता कि वो क्लैन के लिए जोखिम उठाने से नहीं डरता और वू योंग भविष्य में उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता था। तीसरा काम, ये क्लैन की दावत एक परीक्षा थी। ये क्लैन के ईस्टर्न सी से गहरी रिश्ते थे। अगर फैंग युआन ये काम चुनता तो इसका मतलब होता कि उसके दिल की गहराइयों में अभी भी ईस्टर्न सी के लिए लगाव था। दूसरा काम, रेड ड्रैगन रिवर की बात को रोकना एक जाल था। वू क्लैन और कियाओ क्लैन दोनों के इलाके रेड ड्रैगन रिवर के पास थे। वू क्लैन बाध रोकना चाहता था तो कियाओ क्लैन भी नेचुरली वही करता। इसलिए कियाओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर काम करने का एक मौका मिलता। जब फैंग युआन ने यह काम चुना, वू योंग का दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। भले ही वो उस वक्त मुस्कुरा रहा था, उसने पहले हाई वू यीहे को जल्द से जल्द वहां से ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया था। वो वू यीहे को कियाओ क्लैन के कांटेक्ट में और नहीं रहने दे सकता था। कियाओ सी लियू सदर्न बॉर्डर की 3 महान परियों में से एक थी। उसकी खूबसूरती अद्भुत और मोहक थी। भले हाई वू यीहे का दिल अभी नहीं पिघला था, लेकिन भविष्य का क्या? बड़े बड़े योद्धा भी एक खूबसूरत महिला के जादू से नहीं बच पाते, तो कियाओ सी लियू जैसी सुंदरी की बात ही क्या थी। ऊपर से जब खूबसूरती के अलावा वो उसके लिए अद्भुत फायदे भी ला रही थी। एक बार वू यीहे ने कियाओ सी लियू से शादी कर ली तो ये उसके और कियाओ क्लैन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद सौदा होता। वो ये है, कियाओ क्लैन का इस्तेमाल करके वो क्लैन के अंदर अपनी अथॉरिटी को बहुत बढ़ा सकता था और कियाओ क्लैन भी आखिरकार अपनी ऐतिहासिक सीमा तोड़ सकता था। वो ये है जैसे दामाद के साथ कियाओ क्लैन रूपी ये बैल वो क्लैन रूपी विशाल पेट के अंदर तक अपनी जड़ें जमा सकती थी। वू योंग ऐसी गलती कैसे कर सकता था? उसके लिए दोनों के रिश्ते को जबरदस्ती तोड़ना मुमकिन नहीं था। अगर उसने ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये उल्टा भी पड़ सकता था। इसके अलावा राइचस पाथ को नियमों के अनुसार काम करना पड़ता था। वो डेमोनिक पाथ की तरह मनमानी नहीं कर सकता था। वू योंग ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन यूज वू यीहे को हैंडल करना मुश्किल लगा। वू यीहे के भ्रष्टाचार के सबूत होने के बावजूद आखिरकार वू यीहे उसका अपना भाई था। थोड़ी देर सोचने के बाद वू योंग को जायंट ड्रीम रेल्म का ख्याल आया। वो इस ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल करके वू यीहे को जितना हो सके उतने लंबे समय के लिए देश निकाला दे सकता था। आखिरकार जब वो यीहे पहले गू फॉर्मेशन में था तो शांति हाई तो थी, है ना? इस पिछली सफलता ने आखिरकार वू योंग को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अपना मन बनाने के बाद उसने तुरंत एक्शन लिया। भले ही उसने फैंग युआन को 3 विकल्प दिए, लेकिन सच में उसने फैंग युआन को चुनने की कोई ताकत नहीं दी। वो बस उस पर रखने का एक तरीका था। राइचस पाथ ऐसा ही होता है। अगर कोई टॉप पर नहीं है तो आज़ादी नहीं है, लेकिन जब कोई टॉप पर होता है तब भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन हाई उन्हें बांधने वाली जंजीर बन जाता है। फैंग युआन ने मन ही मन आहें भरी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और अपने सामने ड्रीम रेल्म को देखने लगा। वो इस जानी पहचानी जगह पर एक बार फिर वापस आ गया था और यहां अभी भी 2 इमॉर्टल गूद जो उसके थे। ड्रीम रेल्म हमेशा फैलता और हमेशा चलता रहता था। ओह, यह ड्रीम रेल्म काफी अच्छा है। ये सच्ची यादों और अनुभवों से बना ड्रीम रेल्म है, ना कि बेमतलब की कल्पनाओं से। जल्द ही फैंग युआन ने जांच पूरी कर ली और एक चमकते हुए उज्जवल नीले ड्रीम रेल्म में प्रवेश कर गया। उसका नजारा बदल गया। एक हल्की सी ढलवान वाली पहाड़ी पर एक आधे उम्र का गू इमॉर्टल फैंग युआन की तरफ पीठ करके खड़ा था। मेरे बेटे, क्या तुम जानते हो कि हमारे तू क्लैन का इस पहाड़ी श्रृंखला पर दबदबा क्यों है? फैंग युआन ने खुद को देखा। उसने पाया कि वो एक बच्चे में बदल चुका था। पिताजी, मुझे नहीं पता, उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। फॉर्मेशन पाथ। आधे उम्र के गू इमॉर्टल की आवाज ऊंची हुई, जिसमें गहरा गर्व था। फॉर्मेशन पाथ? फैंग युआन ने बुदबुदाया। सही कहा, फॉर्मेशन पाथ। आधे उम्र का गू इमॉर्टल मूडा, उसका बूढ़ा चेहरा और दृढ़ इंगित दिखाई दी, जिससे एक अथॉरिटी फिगर का एहसास हो रहा था। कई सारे पाथ्स में फॉर्मेशन पाथ शायद सबसे जटिल पथ है। बेटा, आज से पिताजी तुम्हें फॉर्मेशन पथ का सार समझाएंगे और कल्टीवेशन में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आधे उम्र के गू इमॉर्टल ने एक जलती हुई निगाह से कहा। जी पिताजी, मैं जरूर ठीक से पढ़ाई करूंगा, फैंग युआन ने जवाब दिया। आधे उम्र के गू इमॉर्टल ने सर हिलाया।
सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। तुम्हें सफलता हासिल करनी होगी, सबसे अच्छा बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, अपने सारे साथियों से और यहां तक कि अन्य युवा गु इमॉर्टल से भी बेहतर बनना होगा। क्योंकि तुम मेरे टू शी चेंग के बेटे हो, क्योंकि तुम इस क्लैन के भविष्य के नेता हो। चैप्टर 1323 फॉर्मेशन पाथ में अनगिनत पाथ समाये हैं। टू शी चेंग, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। फैंग युआन ने मन हाय मन सोचा। क्योंकि उसके पिता का सरनेम तू था, तो ये लड़का जिसका किरदार फैंग युआन निभा रहा था, उसका सरनेम भी नेचुरली तू हाई था। एक ड्रीम रेल्म पीछे छोड़ पाना यह साबित करता था कि उसकी फॉर्मेशन पथ में काफी अच्छी पकड़ थी, लेकिन गू मास्टर्स के इतिहास में तू सरनेम वाला कोई भी फॉर्मेशन पथ का महान एक्सपर्ट नहीं लगता था। फैंग युआन ने अपनी यादों को टटोला, लेकिन उस कुछ नहीं मिला। नेचुरली उसका ज्ञान पूरे गू मास्टर इतिहास को नहीं समा सकता था। शायद ये किसी छुपे हुए एक्सपर्ट का सपना था। आओ मेरे पास बैठो। आधे उम्र का गू इमॉर्टल जमीन पर बैठ गया और अपने बगल की जगह पर थपथपाया। फैंग युआन जल्दी से उसके बगल में बैठ गया। मेरे बेटे, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में कितने गू मास्टर पाथ्स हैं? टू शी चेंग ने एक गर्माजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। फैंग युआन ने सोचा, गू मास्टर पाथ्स तो नेचुरली बहुत सारे थे, और ट्रेंड को देखे तो और भी नए उभार रहे थे। जैसे कि जब गू मास्टर कल्टिवेशन अभी शुरू ही हुआ था, टैब स्पेस पाथ और टाइम पाथ मेनस्ट्रीम पाथ्स थे। उसके बाद विजडम पाथ, की पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, रूल पाथ और दूसरे पाथ्स एक के बाद एक सामने आए, और अब तो फायर पाथ, वाटर पाथ, मेटल पाथ, बोन पाथ, पॉइजन पाथ जैसे और भी पाथ्स थे। 500 साल बाद ड्रीम पाथ भी है। इनोवेशन कभी नहीं रुकती, गू इमॉर्टल पाथ्स बढ़ते ही रहेंगे। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर सोचा और जवाब दिया, जितना मैं जानता हूं, स्पेस पाथ है, टाइम पाथ है, हम और की पाथ, विजडम पाथ वगैरह भी हैं। टू शी चेंग ने सर हिलाया। तुम सही हो, लेकिन यह अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, रेंजू के समय में इमेमोरियल एंटिक्विटी एरा के दौरान स्पेस पाथ और टाइम पाथ थे। यह दोनों पाथ समय और स्थान की गहराइयों पर रिसर्च और चर्चा करते थे। रिमोट एंटिक्विटी एरा में प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने की पाथ और एनस्लेवमेंट पथ बनाया, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ और स्टार पथ बनाया, और हमारा फॉर्मेशन पाथ भी रिमोट एंटिक्विटी एरा के बाद के दौर में बना था। लेकिन इसके असली संस्थापक का पता नहीं चल पाया। रिफाइनमेंट पाथ और फायर पथ भी इसी दौर में बने थे। ओल्डन एंटिक्विटी एरा में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने रूल पाथ बनाया, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ बनाया। स्ट्रेंथ पाथ, विंड पाथ, लाइट पाथ और डार्क पाथ भी इसी युग में बने थे। मिडिवल एंटिक्विटी एरा में जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने वुड पाथ बनाया, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने थेफ्ट पाथ बनाया, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लक पाथ बनाया। इसके अलावा मेटल पाथ, वाटर पाथ, आइस एंड स्नो पाथ, क्लाउड पाथ, अर्थ पाथ, लाइटनिंग पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ और साउंड पाथ एक के बाद एक सामने आए। ये एक ऐसा युग था जहां हर तरह के विविध पाथ्स उभरे। और हमारे वर्तमान युग में बोन पाथ बनाया गया, फैंटम पथ और रिस्ट्रिक्शन पथ भी हैं। नेचुरली जो मैंने बताया वो सिर्फ मेनस्ट्रीम गू मास्टर पाथ्स हैं। एन्चांटमेंट पाथ, इल्यूजन पाथ और दूसरे छोटे पाथ्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं। ये शब्द सुनते हाई फैंग युआन को तुरंत समझ आ गया। तो यह ड्रीम रेल्म लेट एंटिक्विटी एरा में सेट है। अभी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वरना टू शी चेंग ने उसका जिक्र जरूर किया होता। टू शी चेंग ने जारी रखा, बेटा, मैंने इतना सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारा फॉर्मेशन पाथ इतिहास के सबसे पुराने पाथ्स में से एक है। भले ही इसकी तुलना स्पेस पथ और टाइम पथ से नहीं की जा सकती, लेकिन ये की पथ और विजडम पथ के ही जमाने में बना था। सिर्फ सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ से भी पहले आया था। ये कहते हुए टू शी चेंग ने पूछा, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का सार अनगिनत पाथ्स को प्रदर्शित करना है। बेटा, तुम्हारे हिसाब से फॉर्मेशन पथ का सार क्या है? भले हाई फैंग युआन की फॉर्मेशन पाथ में उपलब्धि बेहद मामूली थी, ये सवाल काफी आसान और आम था, वो इसके बारे में जानता था। उसने जवाब दिया, फॉर्मेशन पाथ में अनगिनत पाथ समाये हुए हैं। हाँ, अच्छा जवाब। टू शी चेंग ने उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी और गहराई से समझाया, हमारा फॉर्मेशन पाथ गू फॉर्मेशन सेट कर सकता है, जो स्पेस पाथ और टाइम पाथ के गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मेटल पाथ, वुड पाथ, फायर पाथ, वाटर पाथ वगैरह के गू वॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से फॉर्मेशन पाथ को सभी पाथ्स में सबसे जटिल पथ कहा जा सकता है।
एक गू फॉर्मेशन सेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कई दूसरे पाथ्स के गू वॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए फॉर्मेशन पाथ की कल्टीवेशन करते वक्त हमें दूसरे पाथ्स की भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। भले ही समझ गहरी ना हो, हमें उनका बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। कम से कम जो गू वॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी गहरी समझ होनी चाहिए। फैंग युआन सुनते हुए लगातार सर हिलाता रहा। यह फॉर्मेशन पाथ की कल्टीवेशन की एक मुश्किल थी। असल में हर पथ के कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें वो माहिर होता है और कुछ में कमजोर। जैसे कि एंस्लेवमेंट पाथ की कल्टीवेशन से एक इंसान अकेले ही कईयों से लड़ सकता है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फॉर्मेशन पाथ को कल्टिवेट करना और सीखना एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि इसमें दूसरे पाथ्स के गू वॉर्म्स शामिल होते थे। फॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स तो एक गू फॉर्मेशन की सिर्फ नींव और ढांचा होते थे, बाकी कंटेंट के लिए दूसरे पाथ्स के ढेर सारे गू वॉर्म्स की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से फॉर्मेशन पाथ को सीखना और उसमें माहिर होना मुश्किल था। एक फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट को तैयार करना आसान नहीं था। एक तरफ इसमें रिसोर्सेस, समय और ज्ञान की बहुत जरूरत थी, दूसरी तरफ गू मास्टर में उसके लिए टैलेंट होना और मेहनत करना भी जरूरी था। इसलिए गू इमॉर्टल वर्ल्ड में हमेशा से ही बहुत कम गू इमॉर्टल्स होते थे जो फॉर्मेशन पाथ में स्पेशलाइज करते थे। नेचुरली ये दुर्लभता सिर्फ तुलनात्मक थी। कम से कम विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स से तो ज्यादा हाई फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स थे। यही वजह थी कि फैंग युआन ने अपने पिछले जीवन के 500 सालों में फॉर्मेशन पथ में खुद को शामिल नहीं किया था। प्रवेश की बाधा ऊंची थी और सीखना मुश्किल था। बेटा, जबकि तुम आज एक गू मास्टर बन गए हो, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला गू वर्म दूंगा। इस समय तू शी चेंग की हथेली धीरे से खुली, जिसमें एक छोटा सा गू वर्म दिखाई दिया। ये गू एक लेडीबग जैसा दिखता था। इसका ऊपरी कवच चमकदार और गोल था। ये एक छोटी उंगली जितना छोटा था और इस पर एक चमकती हुई पीली चमक थी, जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा था। यह फॉर्मेशन हार्ट गू है, आओ पहले इसे रिफाइन कर लो, टू शी चेंग ने कहा। टू शी चेंग की मदद से फैंग युआन ने इस रैंक 1 गू वर्म को सीधे रिफाइन कर लिया। फॉर्मेशन हार्ट गू का कवच खुला, अंदर के पतले पंख लगातार फड़फड़ाते हुए अपने नए मालिक फैंग युआन के चारों तरफ खुशी से उड़ने लगे। यह गू वर्म कीमती नहीं था और इसे बेहद आम भी कहा जा सकता था, क्योंकि यह एक फॉर्मेशन बनाने के लिए सबसे बुनियादी गू वॉर्म्स में से एक था और 5 रीजन्स में आमतौर पर उपलब्ध था। ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं। टू शी चेंग मुस्कुराया और 4 गू वॉर्म्स निकाले। ये सभी रैंक 1 गू हैं, मैं तुम्हें ये आर्थिक रूप से उधार दूंगा। आओ अपने फॉर्मेशन हार्ट गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करो। यहां से गू वॉर्म्स चुनो और उन्हें अरेंज करो, देखो कि क्या तुम एक गू फॉर्मेशन बना सकते हो। फैंग युआन की भुएं हल्की सी उठी। उसने हैरानी से टू शी चेंग की तरफ देखा। ये कोई मजाक था क्या? ये लड़का अभी अभी गू मास्टर बना था और वो चाहता था कि वो उसी दिन एक गू फॉर्मेशन बनाए। भले हाई फैंग युआन ने सच में फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं किया था, यूज फॉर्मेशन पाथ का थोड़ा ऊपरी ज्ञान था। जैसे कि आमतौर पर इस युवा को कम से कम 2 से 3 महीने बाद हाई एक गू फॉर्मेशन बनाने में शामिल होना चाहिए था। आखिरकार वो अभी अभी गू मास्टर बना था। एक गू वर्म को कंट्रोल करना मेहनती काम था, सब कुछ उसके लिए नया था। प्राइमेवल एसेंस का हिसाब लगाना, अपचे को पोषण देना, गू वॉर्म्स को खिलाना और दूसरे पहलू, इन सब के लिए उस अनुकूलित होने और ट्रेन करने की जरूरत थी। ए फ्लैट, इस सपने में ये टू शी चेंग अपने बेटे से, एक लड़के से जो अभी अभी गू मास्टर बना था, एक गू फॉर्मेशन बनाने को कह रहा था। हाँ, ये शिक्षा का तरीका सच में ओरिजिनल है। खैर, ये एक ड्रीम रेल्म है और सब कुछ मेरे ऊपर है। एक आम बच्चा ये काम कैसे कर सकता है? या शायद इसलिए कि वो ये नहीं कर पाया, उसका जुनून इस ड्रीम रेल्म में बदल गया। अंदाजा लगाते हुए उसने अन 4 गू वॉर्म्स को देखा, लेकिन वो अन सबको पहचान ही नहीं पाया। अपने ज्ञान से उसने सिर्फ 3 को पहचाना और बाकी 1 को पहचान नहीं पाया। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन जब उसने सोचा तो ये अजीब भी नहीं था। इस सपने का समय लेट एंटिक्विटी इरा था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अभी तक नहीं आया था, इसलिए अभी के मुकबल हालत बहुत अलग थे। इसके अलावा अनगिनत गू वॉर्म्स दी अनोखे और रहस्यमयी। कई नए गू वॉर्म्स भी बनाए गए थे और कई गू वॉर्म्स गुप्त रूप से रखे जाते थे, जिनके बारे में दूसरों को बहुत कम पता था। फैंग युआन सभी गू वॉर्म्स के बारे में कैसे जानता? भले ही वो सबको पहचान नहीं पाया, फैंग युआन को इन 4 गू वॉर्म्स के पाथ्स के बारे में पता था। वो अर्थ पाथ, वाटर पाथ, विंड पाथ और फायर पाथ के थे। जिसे फैंग युआन नहीं पहचान पाया वो अर्थ पाथ गू वर्म था।
एक गू फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे पहले इन गू वॉर्म्स को समझना होगा। फॉर्मेशन हार्ट गू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अर्थ पाथ गू वॉर्म का क्या काम है? फैंग युआन ने इस गू को टेस्ट करके उसकी क्षमता देखने का इरादा किया, लेकिन इस हरकत को तू शी चेंग ने रोक दिया। तू शी चेंग ने गंभीरता से कहा, अपने दिल से महसूस करो, अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करो, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से गू फॉर्मेशन बनाओ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। फैंग युआन तुरंत हैरान रह गया। चैप्टर 1324 फैंग युआन के डू ट्रम्प कार्ड्स। हालांकि तू शी चेंग उस लड़के का पिता था जिसका भेस फैंग युआन ने बनाया हुआ था, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था। फीलिंग्स पर भरोसा करने का क्या मतलब था? जन्मजात प्रतिभा को इस तरह से साकार नहीं किया जा सकता। अगर गू फॉर्मेशन बनाने में असफल रहे तो हल्की फुल्की हालत में गू वॉर्म्स जख्मी या नाश्त हो जाते और गंभीर हालत में गू मास्टर को खुद बैकलैश का सामना करना पड़ता। अगर सिर्फ फीलिंग्स के भरोसे एक गू फॉर्मेशन बनाया जा सकता तो आज पांचों रीजन्स में फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स इतने कम नहीं होते। एक गू फॉर्मेशन अरेंज करना एक सटीक और कठोर काम था, जैसे इमोर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करना। दोनों ही एक जैसे थे, एक प्रक्रिया, विस्तार से विचार और लगातार टेस्ट की जरूरत थी। लेकिन जब ड्रीम रेल्म ऐसा ही था तो फैंग युआन ने अपने मन को शांत किया और सोचने लगा कि वो इस सिचुएशन से कैसे निपटे जहां लग रहा था कि उस सच में तू शी चेंग के कहे अनुसार ही करना पड़ेगा। फैंग युआन ने पूछा, क्या मुझे सभी 4 गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें एक गू फॉर्मेशन बनाने के लिए कम से कम 2 को चुनना होगा। तू शी चेंग ने जवाब दिया, मुझे इस अर्थ पाथ गू वर्म के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। फैंग युआन सोचता रहा। इस तरह उसके सामने 3 विकल्प थे। जल्दी करो, ज्यादा मत सोचो, अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करो। जैसे हाई फैंग युआन ने सोचने में थोड़ा ज्यादा समय लगाया, तू शी चेंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जोश दिलाया, मैं तुम्हें 3 सांस का समय देता हूं। 3 सांस का समय? और सिर्फ एक ही मौका था। क्या वो जानबूझकर मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा था? फैंग युआन के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मुझे अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए? उसका अब तक का संचय पहले से अलग था। पिछली बार जब उसने जायंट ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर किया था, उसके पास ड्रीम पाथ मॉर्टल गू की सीमित मात्रा थी, जिस वजह से अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल सीमित बार ही किया जा सकता था। फैंग युआन को उसका इस्तेमाल बहुत कुशलता से करना पड़ता था। लेकिन अब बात अलग थी। फैंग युआन को पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने कई नाइटमेयर डेमोनिक कोल्स पकड़ लिए थे। इन प्राकृतिक ड्रीम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके और अपनी लगातार रिफाइनमेंट के साथ अब उसके पास बहुत सारे ड्रीम पाथ मॉर्टल गू थे। इसलिए अब वो जितनी बार अनरावल ड्रीम इस्तेमाल कर सकता था वो अपने चरम पर था। ठीक इसी वजह से फैंग युआन के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। छोड़ो भी, यह ड्रीम रेल्म की सिर्फ पहली परत है। अगर मैं फेल भी हो गया तो भी एक्सप्लोर करना जारी रख सकता हूं। भले ही मैं अब अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल ज्यादा कर सकता हूं, मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। फैंग युआन ने एक पल सोचा और अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल करने का ख्याल छोड़ दिया। उसने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले फॉर्मेशन हार्ट गू। ये पीली लेडीबग उसने पहले हाई रिफाइन कर ली थी। उसका प्राइमिवल एसेंस खर्च हुआ और वो तुरंत फैंग युआन के सामने मंडराने लगी, हल्की पीली रोशनी से चमक रही थी। फायर पाथ, वाटर पाथ, विंड पाथ। फैंग युआन ने बुदबुदाया। जबकि उसने अर्थ पाथ गू वर्म को छोड़ दिया था, अब उसके पास सिर्फ ये 3 विकल्प बचे थे। उसने रैंक 1 वाटर पाथ गू वर्म को चुना। इस चुनाव का कारण साफ था। उसका फायर पाथ और विंड पाथ अटेनमेंट लेवल आम था, लेकिन वाटर पाथ में वो एक ग्रैंड मास्टर था। ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट दिखावे के लिए नहीं थी। वाटर पाथ गू वर्म सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया। वो पीली रोशनी में नहा गया और फॉर्मेशन हार्ट गू के चारों तरफ घूमने लगा, ऊपर और नीचे उड़ते हुए। फायर पाथ और विंड पाथ। फैंग युआन ने विंड पाथ को चुना। विंड पाथ गू वर्म भी उसमें मिल गया और वाटर पाथ गू वर्म की तरह वो भी फॉर्मेशन हार्ट गू के चारों तरफ उड़ने लगा। बस फर्क ये था कि विंड पाथ गू वर्म बाहर की तरफ था, जबकि वाटर पाथ गू वर्म फॉर्मेशन हार्ट गू के ज्यादा करीब था। फैंग युआन ने थोड़ा इंतजार किया। इन 3 गू वॉर्म्स में से एक हवा में मंडरा रहा था जबकि दूसरे 2 लगातार घूम रहे थे। वो सभी एक्टिवेट द लेकिन अभी भी बेहद स्थिर थे। हालांकि उन्होंने अभी तक एक असली गू फॉर्मेशन नहीं बनाया है, ये प्रोग्रेस काफी अच्छी है। फैंग युआन थोड़ा खुश हुआ। एक उपमा दे तो गू फॉर्मेशन अरेंज करना बिल्डिंग ब्लॉक्स से कुछ बनाने जैसा था।
हर गू वर्म एक अजीब आकार का बिल्डिंग ब्लॉक था। गू मास्टर को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपने मनचाहे आकार में अरेंज करना था। ये बिखरे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऊंची मीनारें, इमारतें और दूसरे आकार बनाते, एक ऐसा प्रभाव पैदा करते जो एक अकेले बिल्डिंग ब्लॉक से कहीं ज्यादा होता। हालांकि फैंग युआन ने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सफलतापूर्वक एक आकार में नहीं अरेंज किया था, यह 3 गू वॉर्म्स कम से कम आपस में अनुकूल दी और कॉलेप्स नहीं हुए। ये काफी अच्छी प्रोग्रेस थी। लेकिन तुशी चेंग की ईट में एक उदासी और निराशा की झलक आई। फैंग युआन, जो गू फॉर्मेशन सेट करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे इसे एडजस्ट करना होगा। क्या फॉर्मेशन हार्ड गू को सेंटर में रहना जरूरी है? क्या वाटर पाथ और विंड पाथ गू की पोजीशंस बदली जा सकती हैं? वाटर पाथ अंदर और विंड पाथ बाहर, क्या मैं इसे एडजस्ट करके वाटर पाथ को बाहर और विंड पाथ को अंदर कर सकता हूं? या शायद वाटर पाथ गू और विंड पाथ गू एक साथ हो सकते हैं? क्या मुझे विंड पाथ गू को वाटर पाथ गू के चारों तरफ घुमाना चाहिए, ना कि फॉर्मेशन हार्ड गू के? जैसे हाईफैंग युआन ने सोचा, उसके दिमाग में हर तरह के प्लान्स उभरने लगे। यूज नहीं पता था कि इन प्लान से क्या नतीजे मिलेंगे या उनका क्या असर होगा। उसकी फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट सच में बहुत कम थी। अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करो, हिचकिचाना बैंड करो। तुशी चेंग ने यूज उकसाया, थोड़ा बेचैन लग रहा था। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। असल में यूज तुशी चेंग के उकसाने की जरूरत नहीं थी। वो भी जानता था कि यूज एक्शन लेना ही होगा। अगर कुछ नहीं तो उसका प्राइमिवल एसेंस सूखने वाला था। ड्रीम रेल्म में वो अभी अभी गू मास्टर बना था। भले ही उसके पास अ ग्रेट एप्टीट्यूड था, वो एक ही समय में 3 गू वॉर्म्स एक्टिवेट कर रहा था, जो उसके प्राइमिवल एसेंस पर भारी बोझ डाल रहा था। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। चलो कोशिश करके देखते हैं। फैंग युआन ने मन ही मन दांत पीस लिए और फायर पाथ गू वर्म को भी एक्टिवेट कर दिया, उस नए बने ढांचे के अंदर डाल दिया। उसने पिछली नींव में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि उस नहीं पता था कि बदलाव करने से क्या फायदा होगा, और यह भी नहीं पता था कि बदलाव करने की जरूरत है भी या नहीं। वो एक बिल्कुल नया सीखने वाला था जिसे सही कार्रवाई का कोई एहसास नहीं था। ये कोशिश अंधेपन में की गई थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, शायद मैं इत्तेफाक से सफल हो जाऊं। फैंग युआन को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट गई। जिस पहल फायर पाथ गू वर्म को शामिल किया गया, उसने तुरंत एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। फायर पाथ गू की शक्ति विंड पाथ गू के साथ जुड़ गई, तुरंत पावर बढ़ा दी। इसने तुरंत अंदर मौजूद वाटर पाथ गू से संघर्ष किया। पानी और आग विरोधी शक्तियां थीं, जिससे तुरंत एक विस्फोट हो गया। एक हल्का विस्फोट गूंजा। ये तीव्र नहीं था, लेकिन फिर भी ये फटा और फैंग युआन का चेहरा काली कालिक से ढक गया। उसके बाल खड़े हो गए, सफेद धुआं उठ रहा था। साथ ही फॉर्मेशन हार्ड गू सीधे नाश्त हो गया। दूसरे 3 गू वॉर्म्स भी अलग अलग डिग्री तक जख्मी हो गए। वाटर पाथ और फायर पाथ गू वॉर्म्स मरने की कागार पर द, जबकि विंड पाथ गू वर्म भी बुरी तरह जख्मी था। तुम असफल हो गए। तुशी चेंग का चेहरा बदल गया। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे सच में निराश किया। फैंग युआन का नजारा बदला और यूज ड्रीम रेल्म से बाहर निकाल दिया गया। पहली कोशिश असफल रही थी। उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई। उसका शरीर हल्का सा कांपा, उसका स्वस्थ रंग अचानक पीला पड़ गया। फैंग युआन ने तुरंत अपनी चोटों का निरीक्षण किया और पाया कि उसकी आत्मा पर लगी चोट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गट्स गू। फैंग युआन ने एक गट्स गू निकाला और उस मसल दिया। उसकी आत्मा की चोटें तुरंत काफी कम हो गईं। फैंग युआन ने एक और गट्स गू इस्तेमाल किया और तुरंत उसकी आत्मा की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। हल्का सा चक्कर आने का एहसास एक पाल में गायब हो गया। क्योंकि उसके पास गट्स गू था, फैंग युआन को अपने ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन में फेल होने और अपनी आत्मा के जख्मी होने का डर नहीं था। अभी मेन ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर करने वाला पहला इंसान होना चाहिए। यहां तक कि शैडो सेक्ट के बचे हुए लोग भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फैंग युआन ने हिसाब लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने के 2 बड़े ट्रम्प कार्ड्स थे। पहला था गट्स गू, ये आत्मा की चोटों को ठीक कर सकता था। दूसरा था अनरावल ड्रीम, एक बार इस्तेमाल करने पर यह सीधे समस्या का समाधान कर देता था। इसका उपयोग कुछ हद तक अतार्किक था। गट्स गू डांग माउंटेन से आता था। फैंग युआन ने डांग माउंटेन को लंग या ब्लेस्ड लैंड में रखा था और गट्स गू के व्यापार में लंग या सेक्ट के साथ सहयोग भी कर रहा था। गट्स गू के बिजनेस पर उनका एकाधिकार था। वो इसे प्रोड्यूस करने वाले अकेले द, और इसकी मांग हमेशा इसकी आपूर्ति से ज्यादा रहती थी।
हाल ही में फैंग युआन अपने हिस्से के गट्स गू को मुनाफे के लिए नहीं बेच रहा था, बल्कि उन्हें जमा कर रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। इसलिए उसके पास बड़ी संख्या में गट्स गू थे। इस वजह से उसके पास पैसों की कमी थी और उस अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने कुछ रिसोर्सेज के पैमाने को बढ़ाना पड़ा। पहली असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गट्स गू के साथ फैंग युआन की आत्मा तुरंत ठीक हो गई और वो दूसरी एक्सप्लोरेशन के लिए जा सकता था। लेकिन उसने जल्दी नहीं की, बल्कि कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल करके अपनी दिव्या चेतना को ट्रेजर येलो हेवन में प्रवेश कराया। उसने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो अर्थपाथ मॉर्टल गू फैंग युआन यूज नहीं पहचानता था, इसलिए उसके बारे में समझना था। फैंग युआन ने जल्द हाई एक अर्थपाथ गू इमॉर्टल से लेस देन ग्रेटर दैन का एक सेट खरीद लिया। ये एक इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन था और ट्रेजर येलो हेवन के बिजनेसेस में से एक था। गू वॉर्म्स के खिलाफ तरीकों के ट्रांजैक्शंस होते द गू पाथ्स के परिचय और समझ होते द वर्तमान राजनीतिक स्थिति की खबरें होत थिन और अतीत, वर्तमान और भविष्य पर टाइम पाथ और विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के अनुमान भी होते थे। फैंग युआन नेचुरली अपने 500 सालों के अनुभव पर निर्भर होकर ऐसी जानकारी बेच सकता था जो लोगों को जरूर आकर्षित करती। लेकिन इस तरह की जानकारी आमतौर पर बहुत सस्ती होती थी और उन्हें बेचने के कुछ ही समय बाद फैंग युआन का पुनर्जन्म का फायदा कमजोर पड़ जाता। इसलिए फैंग युआन ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। फैंग युआन सिर्फ इस गू इमॉर्टल की कृति लेस देन ग्रेटर दैन से संतुष्ट नहीं था और उसने कुछ संबंधित जानकारी भी खरीदी, जिसमें नेचुरली कुछ मोर्टल फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंसेस भी शामिल थे। इन सब में उस लगभग 10 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च करने पड़े। फैंग युआन के लिए ये चिल्लर थे। उसने जल्द ही खरीदी गई जानकारी से अस अर्थ पाथ मॉर्टल गू के बारे में जान लिया। ये एक गू वर्म था जो लेट एंटिक्विटी एरा के शुरुआती दौर में प्रकट हुआ था। ये जल्द ही विलुप्त हो गया क्योंकि इसे रिफाइन करने के लिए जरूरी गू मटेरियल्स नष्ट हो गए थे। जानकारी में इस अर्थ पाथ गू वर्म की क्षमता का संक्षेप में परिचय दिया गया था। फैंग युआन ने एक दूसरे इंफॉर्मेशन सोर्स से इस अर्थ पाथ मॉर्टल गू का रेसिपी भी हासिल कर लिया। चैप्टर एंड।